Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. फ्लूइड से स्टार्ट कर रखा था हमने, है ना? तो फ्लूइड ही कंप्लीट करेंगे। लास्ट में कौन सा टॉपिक कर रहा था? कहाँ तक करा दिया था? प्रेशर वेरिएशन करा दिया था। Yes, ma'am. ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, बोलो। तो हमने लास्ट क्लास में ये प्रेशर का वेरिएशन देख लिया था कि अगर हम किसी एच हाइट नीचे जाते हैं तो प्रेशर कितने अमाउंट से वेरी करता है। कितने अमाउंट से करता है भाई? रो जी, GH. जिसमें जी क्या है? जी इफेक्टिव है ना? और अगर मैं वर्टिकल प्रेशर की बात करूं तो वर्टिकल लेवल पे क्या होता है?
वर्टिकल लेवल पे प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा? मान लो मेरे पास हमारा ये कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से वाटर शुरू है इसमें और यहाँ पर वाटर फिल है सभी। मैंने एक पॉइंट ये लिया ए पॉइंट और एक पॉइंट ये लिया बी। ए और बी सेम हाइट पर हैं, ये भी एच हाइट पे है, बी भी, और ए भी एच हाइट पे है। ए और बी में दूरी मान लेते हैं कि ए और बी में जो डिस्टेंस है एल है, ठीक है। अभी ये कंटेनर जो है रेस्ट पे है, तो बताओ क्या ए और बी का प्रेशर बराबर होगा? तो प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू प्रेशर एट बी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो कि सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहेगा? सेम लेवल प्रेशर इज सेम, ठीक है। हेलो, करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी सेम केस लेते हैं। सेम केस लिया मैंने, ये मेरे पास वाटर लिक्विड है, फ्लूइड है कोई, मैंने ये पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, दोनों के बीच में एल डिस्टेंस की दूरी है। लेकिन मैंने अब एक क्या काम किया, मैंने इस कंटेनर को एक्सेलरेट करा दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए से। मतलब अब तुम्हारे इस कंटेनर के पास एक्सेलरेशन है कितनी? ए, ठीक है। तो ए एक्सेलरेशन है। क्या अब ए और बी का प्रेशर बराबर होगा? अब ए और बी का प्रेशर बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर में वेरिएशन आता है, पहले तो ये लिखो, क्या लिखोगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, लिखो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। प्रेशर की डायरेक्शन में, सॉरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर घटेगा। तो बताओ ए का प्रेशर ज्यादा है कि बी का ज्यादा है? Ma'am, A. ए का ज्यादा है, क्योंकि ए पॉइंट जो है इस एक्सेलरेशन से दूरी पर है, बी इसके ज्यादा क्लोजेस्ट डायरेक्शन में है, तो यानी प्रेशर जो है ए का ज्यादा होगा, ठीक है। तो बी का प्रेशर कम है, तो मान लो अब बी का प्रेशर लिखना चाहते हो, तो अब बी का प्रेशर जो है वो पी ए के प्रेशर से कुछ कम हो जाएगा। अब ए के प्रेशर से कितना कम होगा बेटा? माइनस करेंगे, क्योंकि कम हुआ है बी पॉइंट का प्रेशर, तो कितने से कम होगा? डेंसिटी रो, एल जो ए और बी के बीच में लेंथ है, मैंने यहाँ पर कैपिटल एल लिया है, तो यहाँ पर कैपिटल एल लो। ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ए क्या है? एक्सेलरेशन जो तुम्हारे इस कंटेनर की है। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि अगर मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाऊंगी तो प्रेशर घटेगा, और कितने अमाउंट से घटेगा? रो एल ए अमाउंट से। ये बात समझ में आई? प्रेशर विल डिक्रीज। हेलो, Yes, ma'am. मान लो यहाँ से मैंने इसको एक्सेलरेट कराया ए से, ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है, ये सी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है। और सी से डी की जो मैंने तुम्हें लेंथ दे दी वो एल दे दी, ये वाली हाइट h1 है और डी टू बी की हाइट है h2। सवाल है फाइंड द डिफरेंस इन हाइट, फाइंड द हाइट डिफरेंस। कैसे निकालोगे भाई हाइट डिफरेंस? तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, ए से लेके बी तक प्रेशर लिखना शुरू कर दो। अब ए पॉइंट कहां पर है? ए पॉइंट कहां है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो ए की जगह क्या लिखोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे मैं पी नॉट लिख रही हूँ, ठीक है। ए से सी पर जाते हुए, अगर ए से सी जा रहे हो तो प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? ए से सी जाते हुए, ए से सी वर्टिकल प्रेशर, डाउनवर्ड जा रहे हो तो प्रेशर कितने से बढ़ जाता है? प्लस रो जी एच, पढ़ा है ना, रो जी एच। अब इसकी हाइट एच नहीं है, एच वन है, तो यहाँ क्या लिखोगे? एच वन। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है ना,
यहाँ बीकर में कोई फ्लूइड होगा जिसकी डेंसिटी कितनी है, मान लेते हैं रो है। क्लियर हुआ? अब देखो, अब सी से डी जाना शुरू करो। अब सी से डी जा रहे हो, सुनो, अब ये आ गया हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो अभी डिस्कस कर रहे थे। अब मुझे बताओ बेटा, सी से डी जाने पर प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। कम होगा। तो माइनस का साइन लगाएंगे। क्या लिखोगे? रो, इनके बीच में लेंथ एल, इस कंटेनर का एक्सीलरेशन ए। अब डी पॉइंट तक पहुंच गए, अब डी से बी जाना है। अब डी से बी जा रहे हो, तो अब डी से बी जाने पे प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? डी से बी पर प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? ऊपर जा रहे हो ना, हाइट के साथ प्रेशर बढ़ता है, सिखाया है ना कि जितना आप अंदर गहराई में जाते हैं पानी की में, जितना डीपर जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। अब डी से बी तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो प्रेशर घटेगा ना, तो माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्रेशर घटेगा। कहाँ? डी से बी। देखो आपने ये डायरेक्शन चुनी है, पहले ए से सी आए हो, फिर सी से डी गए हो, फिर डी से बी गए हो। डी से बी में प्रेशर घटेगा तो माइनस रो, इनके बीच की हाइट कितनी है बेटा? डी से बी में हाइट रो जी एच टू। अब ये सब बराबर हो जाएगा बी का प्रेशर। तो मुझे बताओ बी पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। पी नॉट से पी नॉट कट गया, यहाँ क्या बचेगा? देखो रो जी मैंने कॉमन ले लिया, H1 माइनस H2 इक्वल्स टू रो एल इधर चला जाएगा, रो से रो कट गया, तो हाइट डिफरेंस कितना आया? H1 माइनस H2 इक्वल्स टू एल ए अपॉन जी। आ गया? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये एक्सीलरेटिंग कंटेनर मैंने तुम्हें करा दिया है। तो यहाँ यही दिखाया गया है कि प्रेशर जो है रो एल ए अमाउंट से बढ़ जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन अगर कंटेनर के पास है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ये किसके पास है? कंटेनर के पास। ठीक है, अगर कंटेनर एक्सीलरेट कर रहा है तो प्रेशर विल चेंज। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होगा भाई? बैरोमीटर क्या होता है बताओ बेटा? हाँ, बैरोमीटर क्या होगा? प्रेशर मेजर करने के लिए इक्विपमेंट। हाँ, बैरोमीटर क्या काम करता है? इससे हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, है ना? प्रेशर मेजर कर सकते हैं इसे। कैसे मेजर करेंगे? मान लो आपने एक ट्यूब ली, ऐसे लॉन्ग ट्यूब, लार्ज लॉन्ग ट्यूब, इसमें तुमने क्या किया? इसमें तुमने मरकरी फिल किया। ठीक है, मरकरी को फिल करते गए और इस तरीके से मरकरी फिल किया कि एकदम इसमें कोई भी गैस मॉलिक्यूल या कोई किसी एयर मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई भी एयर मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मरकरी है। इस पूरी ट्यूब में मरकरी को भरा गया। ठीक है, कहाँ तक भरा? बिल्कुल इसके यहाँ एंड तक, बिल्कुल यहाँ तक मरकरी फिल करी गई। इस मरकरी की ट्यूब को अब उल्टा करके इस मरकरी के टैंक में रख देते हैं। ये भी क्या है? मरकरी का टैंक। ठीक है, मरकरी के टैंक में क्या करा? मरकरी के टैंक में ये सारी चीजें, जो ये ट्यूब थी, उल्टा करके रख दी। अब जैसे ही मरकरी के टैंक में ये सब चीज उल्टा करके रखी, तो यहाँ पर ना क्या हुआ? ये कुछ गैप आ गया। ठीक है, अब देखो ये इस पॉइंट का कुछ प्रेशर होगा, इस पॉइंट का प्रेशर मान लो पी नॉट। ठीक है, अब मुझे एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करना है। कैसे करेंगे? देखो, ये जो मैं पॉइंट की बात कर रही हूँ बेटा, ये पॉइंट कहाँ है? एटमॉस्फेयर में। तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, PATM। हाँ या ना? अब देखो इस पॉइंट के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ एक पॉइंट ले लो, यहाँ जो प्रेशर होगा, मुझे बताओ, जो ये पॉइंट मैंने लिया है बी पॉइंट, इस बी पॉइंट पे तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना प्रेशर होना चाहिए? बी पॉइंट पे सेम लेवल पे है ना, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। मैंने क्या बताया था? हॉरिजॉन्टल लेवल अगर सेम है तो प्रेशर भी सेम रहेगा। तो बेटा अगर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ बी पॉइंट पे भी कितना प्रेशर होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। यस और नो? यस मैम। ठीक है,
अब ये पी नॉट देखो, अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि मैंने ये जो ट्यूब है इसमें कोई भी एयर मॉलिक्यूल या गैस का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं छोड़ा, इसमें जहां तक हो सकता था, जितना हो सकता था, मरकरी को ठोस ठोस के फिल किया है। अगर यहाँ पर कोई भी एयर मॉलिक्यूल नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, 0, यानी ये वैक्यूम है ना। ये सारा पोर्शन क्या है, वैक्यूम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से है बताओ, मैंने तुम्हें बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों है, किसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू गैस मॉलिक्यूल्स, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये तो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर यही प्रेजेंट नहीं है तो प्रेशर कितना अप्लाई होगा, वैक्यूम हो जाएगा। और वैक्यूम में तो प्रेशर किसकी वजह से लगेगा, किसी की वजह से नहीं लगेगा। तो वैक्यूम में क्या होता है, प्रेशर 0। तो इस पी नॉट पॉइंट का प्रेशर क्या है, इस पी नॉट पॉइंट का प्रेशर कितना है बोलो, 0 है, ठीक है। बट अगर मान लो ये बी और इस पी नॉट के बीच में कुछ हाइट है h, तो मेरे पास एक इक्वेशन है कि भाई जैसे जैसे अंदर जाएंगे प्रेशर बढ़ना चाहिए, हाँ या ना। जैसे जैसे हम किसी लिक्विड में, फ्लूइड में अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यानी प्रेशर एट बी पॉइंट किसके बराबर होना चाहिए, पी नॉट प्लस ये हाइट रो जी एच। अब की बार रो किसकी आएगी, अब की बार रो किसकी लिखोगे, मरकरी की, क्योंकि तुमने मरकरी। कौन सा लिक्विड यूज किया है, मरकरी। हाइट ये वाली हाइट है जो पी नॉट से बी पॉइंट की है। पी नॉट का प्रेशर 0 है क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम है। तो यानी बी पॉइंट का प्रेशर किसके बराबर आ गया, रो जी एच के बराबर। और बी पॉइंट का प्रेशर है ही एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर। तो यहां लिखोगे पी एटीएम बराबर आया है रो ऑफ मरकरी, ग्रेविटी की वैल्यू, और एच हाइट कौन सी है दिख गया, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं मरकरी कॉलम, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 10 की पावर 5। मरकरी का लिक्विड की जो भी वैल्यू होगी वो रख देना, यहाँ से एच निकाल लेना। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ मरकरी मल्टीप्लाई जी करके जब मैं एच निकालती हूँ तो मेरे पास यहाँ से एच की वैल्यू आती है 76 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो जो ये ट्यूब है ना, इसमें यहाँ पर नंबरिंग लिखी होती है, इतने मीटर इतने सेंटीमीटर, तो एच ऑलरेडी नोन है। तो एच एक नोन नंबर, लेकिन क्वेश्चन में तो तुम्हें अननोन भी दे सकते हैं। तो फॉर्म बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वो यही लग रहा है क्या, कि जो पीवी का प्रेशर है वो किसके बराबर है, रो जी एच के। बोलो इतना समझ में आ गया, हेलो, कुछ नहीं था ना इसमें, तो आसान था, आसान था ना कि नहीं था आसान। Yes, ma'am. तो ये हो गया बैरोमीटर। तो ये देखो यहाँ से आप निकालोगे तो कितना एच की वैल्यू जो आती है वो आती है 76 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। एच जी मतलब मरकरी। तो ये भी बोला जाता है कि 1 एटीएम मरकरी के कितने हाइट के बराबर है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बराबर है, ठीक है। ये लाइन भी बोली जाती है। फिर आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या काम करता है भाई बताओ, तुम्हारे स्कूल में कराया होगा। मैनोमीटर क्या काम करता है, मैनोमीटर मेजर करता है गैस का प्रेशर, किसका प्रेशर, गैस का प्रेशर मेजर करता है, ठीक है। अब गैस का प्रेशर कैसे मेजर करेगा ये बताओ आप लोग। मान लो मेरे पास ये एक अपरेटस है, ट्यूब है ये, ठीक है। मेरे पास ये एक इस तरीके से क्या है, ट्यूब है। मैंने इस ट्यूब में क्या किया, मैंने इस ट्यूब में बेटा एक लिक्विड भर दिया, ठीक है। यहां से क्या किया, ये लिक्विड भर दिया इस पॉइंट तक, ठीक है। ये पॉइंट तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट तक। अब मुझे किसी गैस का प्रेशर मेजर करना है। देखो कैसे मेजर करेंगे, सपोज करो मैंने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक किससे कनेक्ट कर दिया इसको बेटा, गैस से। यहाँ पर गैस है, ठीक है। अब ये गैस आएगी यहाँ से। अब जैसे जैसे गैस आएगी बेटा,
ये गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस येलो वाले लिक्विड पे, गैस अपना प्रेशर लगाएगी कि नहीं लगाएगी? तो गैस अपना प्रेशर लगाएगी तो ये जो येलो वाला लिक्विड है, अरे जो गायब ही हो गया, जो येलो वाला लिक्विड है ये क्या करना शुरू करेगा, नीचे जाना शुरू करेगा ना। देखो पहले यहां से शुरू था, अब ये गैस क्या करेगी, ये गैस अपना प्रेशर लगाएगी। तो ये गैस अपना प्रेशर लगाएगी तो तुम्हारा जो येलो लिक्विड है ना ये शिफ्ट कर जाएगा, जो पहले ऊपर तक भरा हुआ था ये लिक्विड कहाँ क्या कर गया, देखो अब शिफ्ट कर गया नीचे, ड्यू टू प्रेशर यहाँ आ गया। पहले जो इतनी हाइट पे था ऊपर तक था वो थोड़ा नीचे आ गया। तो अब ये येलो कलर, अब देखो दूसरे कॉलम में लिक्विड क्या कर जाएगा, दूसरे कॉलम में लिक्विड राइज कर जाएगा ना, तो मतलब यहाँ पर लिक्विड थोड़ा राइज कर गया होगा। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ गया, तो ये ऊपर वाला पॉइंट है, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, पी नॉट। क्या होगा भाई, पी नॉट होगा कि नहीं होगा, एकदम एटमॉस्फेयर पे है तो इस पॉइंट का प्रेशर तो पी नॉट होगा। अब हमसे कहा है कि गैस का प्रेशर मेजर करना है, तो देखो गैस का प्रेशर तो यहाँ तक है ना, ये व्हाइट लाइन जो देख रहे हो, तो मुझे इस पॉइंट का प्रेशर लगाना है कि गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो ये पॉइंट ए है बेटा, इसका प्रेशर निकालना है। इसके जस्ट सामने एक पॉइंट मान लो, सेम रेफरेंस में ये पॉइंट मान लो बी पॉइंट। अब क्या ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट के बराबर होगा, बोलो, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम ही होगा अगर एक ही ट्यूब से लिक्विड कनेक्टेड है। अब ए पॉइंट का प्रेशर हम निकाल नहीं सकते क्योंकि वो तो गैस का है, लेकिन बी का निकाल सकते हो। क्यों, बी का प्रेशर कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, पी नॉट। मान लो अब ये वाली हाइट जो है तुमने अपने ट्यूब में नंबरिंग लिखी होती है, ये वाली हाइट तुमने कैलकुलेट कर ली एच, तो पीवी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। रो किसका आएगा, जो ये येलो कलर का लिक्विड है उसका। बट बी वाला जो प्रेशर फाइंड करा है, ये बी वाला प्रेशर ही किसके बराबर है, ए पॉइंट के, विच इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस। तो इस तरीके से गैस का प्रेशर मेजर कर लिया गया। बात समझ में आ गई? यस मैम। उसके बाद पास्कल लॉ आता है। पास्कल्स लॉ क्या कहता है, क्या कहता है पास्कल लॉ? पास्कल लॉ कहता है कि अगर मान लो, अबे पास्कल लॉ कहता है कि मान लो आपने किसी पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई किया P, ठीक है, जैसे मैंने इस यहाँ पर इस पॉइंट पर डेल्टा P प्रेशर अप्लाई किया। अगर मैंने यहाँ पर डेल्टा P प्रेशर अप्लाई किया है तो ये प्रेशर हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा, यानी हर पॉइंट पर ये प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा, हर पॉइंट पर। इस पॉइंट पर भी ये प्रेशर आया, इस पॉइंट पर भी ऐड हुआ, इस पे भी ऐड हुआ, इस पे भी, ये कोने में भी, हर कहीं पर ये प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, इक्वली क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। बात समझ में आई? हेलो, यस मैम। तो ये प्रेशर इक्वल ट्रांसमिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो पहले ये मेरे पास एक कंटेनर था, यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PATM, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, इस ए पॉइंट की हाइट इस सरफेस से H हाइट पर है, तो मुझे ए पॉइंट का प्रेशर बोलो कितना होगा, PATM प्लस रो GH, यही होगा, हाँ या ना? यस मैम। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके सरफेस पर और प्रेशर ऐड किया डेल्टा P, और प्रेशर ऐड किया डेल्टा P। अब ए पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, अब ए पॉइंट का प्रेशर लिखोगे PATM प्लस रो GH प्लस डेल्टा P। क्यों, क्योंकि डेल्टा P को क्या होना है, इक्वली, डेल्टा P शुड बी इक्वली ट्रांसमिटेड। ये बात समझ में आई? हेलो, यस तो मैम। इस तरीके ये है, इसका मतलब कि अगर मैं एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करूंगी तो वो प्रेशर क्या होगा, इक्वली हर पॉइंट पर ट्रांसमिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इसी का हमारे पास एक हम एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, याद है? यस मैम। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या कहती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है ये एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन कहती है, देखो मेरे पास दो ये हैं पिस्टन, एक तो ये छोटी वाली दिख रही है,
P1, एक ये बड़ी पिस्टन दिख रही है, ठीक है, इस तरीके से, जिसका एरिया ज्यादा है, एक का एरिया कम है। लेकिन होगा क्या, मान लो इसमें हम क्या करते हैं, ये छोटी वाली पिस्टन पे एक इंसान आके खड़ा होता है, पैर से इसको दबाता है, जैसे ही वो पैर से इस वाली नोजल को दबाएगा ना नीचे की तरफ, क्या होगा, ऊपर जो साइड वाला जो है, यहाँ से हमारी जो कार है ये लिफ्ट होना शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ। और देखो कितनी हैवी कार है, वो इसके एक पैर से दबाने से वो कार ऊपर आ जाती है। बट इसका रीजन तुम अभी भी कहोगे कि देखो भले ही कार ऊपर आ गई हो, लेकिन मुझे बताओ अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो प्रेशर क्या रहेगा सेम लेवल पे, इक्वल। प्रेशर, हाँ देखो मान लो ये इतना ही उठ के आई होगी, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ले लो, ठीक है, इससे ज्यादा तो इस तरीके से सेम हॉरिजॉन्टल पे उठ के आई होगी। ये वाला पॉइंट पर प्रेशर P1 है तो बेटा यहाँ पर भी प्रेशर P1 रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर शुड बी सेम। ये सेकंड पॉइंट है तो पी लो, P1 ले लो, तो तुम लिखोगे प्रेशर 1 जो है प्रेशर 2 के बराबर है, बिकॉज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, बिकॉज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। अब P1 का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर तुमने अपने पैर से जो फोर्स लगाया उसका फोर्स मान लेती हूँ F1, ये एरिया A1, P2 यानी अब इस P2 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो इस गाड़ी पर फोर्स लग रहा होगा वो F2 है, अपॉन एरिया कितना है, यहाँ का एरिया ज्यादा है A2। कंडीशन यही है कि A2 क्या होना चाहिए, A1 से बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी ये गाड़ी उठ पाएगी। क्यों होना चाहिए, अगर मैं यहाँ से F2 निकालूं, F2 किसके बराबर हो जाएगा, A2 अपॉन A1। ठीक है, तो A2 बड़ा होना चाहिए। अब तुम देखो अगर A2 बड़ा है तो F2 बड़ा हो जाएगा ना, खुद देखो अगर A2 की वैल्यू बड़ी है तो F2 क्या हो जाएगा, F2 अपने आप में बहुत लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उस स्मॉल फोर्स की वजह से हम इस गाड़ी पर बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स अप्लाई कर पाएंगे, तो उस बहुत सारे लार्ज फोर्स की वजह से ये गाड़ी क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो क्या याद रखना है, F1 A1 इक्वल्स टू F2 A2। और एक चीज याद रखना, जो गाड़ी वाला एरिया है वो A2 कंपेरेटिव टू A1 बहुत लार्ज होना चाहिए, ठीक है बेटा। हेलो, Yes, ma'am. फिर आती है बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स क्या होता है, Ma'am, good morning. हाँ Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून है ये, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग है ये, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून के अलावा भी होती हैं चीजें, इवनिंग है ये, Good evening, ma'am. हाँ जल्दी जल्दी में बोला Good evening, ma'am. क्लास में पढ़ लो। अब बात करते हैं बायोंट फोर्स की। क्या होता है बायोंट फोर्स, जब भी पानी में कोई ऑब्जेक्ट डूबता है, पानी उस पर क्या लगाता है, नेट अपवर्ड फोर्स। क्या लगाएगा, वाटर एक नेट अपवर्ड फोर्स लगाएगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाटर में डूबेगा, इस वाटर पर एक क्या लगेगी बेटा, नेट अपवर्ड फोर्स लगती है। उस नेट अपवर्ड फोर्स को क्या नाम दिया जाता है, उस नेट एफ नेट अपवर्ड, जिसे कहीं अपथ्रस्ट भी सुना होगा। Yes, ma'am. इसे मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी, बायोंट फोर्स। क्या बोलेंगे, बायोंट। अब देखो बायोंट फोर्स किसके बराबर होगी, ये बात है कि बायोंट फोर्स किसके बराबर होगी। अब सुनो, पानी में ये कोई ऑब्जेक्ट गया है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पानी में जो कोई ऑब्जेक्ट अगर बेटा अंदर डूबा है, तो इस ऑब्जेक्ट के पास खुद की कोई वॉल्यूम होगी। सपोज इसको मैं मान लेती हूँ VO। VO क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के पास खुद की वॉल्यूम है, और यहाँ पूरे में लिक्विड है, ये पूरे में यहाँ पर लिक्विड है। तो ये जो लिक्विड है इसने भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर रखी होगी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट इसमें डूबा है तो ऑब्जेक्ट ने
जब ये ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है, जब ये इसमें सिंक करेगी, तो क्या इसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम हटाया होगा, डिस्प्लेस किया होगा, जिस वॉल्यूम में ये खुद समाया है। देखो, जब तक वॉल्यूम लिक्विड भरा हुआ है, अब उस लिक्विड में तुम कोई एक्सटर्नल चीज डिप कर रहे हो, तो वो एक्सटर्नल चीज उसमें तभी तो जा पाएगी जब वो क्या करेगी, उस लिक्विड को वहां से डिस्प्लेस करेगी। यस और नो? देखो, तुमने पानी में एक बॉल को डालना है, अब बॉल वहां पर अपना स्पेस बनाएगी ना एंटर होने के लिए, वरना कोई कैसे चला जाएगा वहां पे। बॉल क्या करेगी, पानी को वहां से हटाएगी, वो पानी वहां से हटेगा, फिर जाके वो ऑब्जेक्ट उस पानी में डूबेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या हुआ होगा, डिस्प्लेस हुआ होगा। करेक्ट? जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट वाटर के इनसाइड है, या तो बोलो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, क्या बेटा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा लिक्विड का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि उस अंदर वाले किसी ऑब्जेक्ट ने अपने आप को वहां पर रख, देखो अब तुम्हें किसी एक कुर्सी पे बैठना है, उस कुर्सी पे तो एक ही इंसान बैठ सकता है। अगर उस कुर्सी पे ऑलरेडी एक इंसान बैठा हुआ है, तुम उस पर तभी बैठोगे ना जब उस इंसान को उस कुर्सी पे से उठा दोगे। अदरवाइज एक कुर्सी पे दो तो नहीं बैठ सकते। God. म्यूजिकल चेयर भी होता है, तो वहां भी यही गेम है कि एक कुर्सी पर एक ही इंसान बैठेगा। God. तो जब तक वहां उस जगह पर पानी बैठा हुआ है, उस जगह पर जब तक पानी बैठा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बैठ सकता। उस ऑब्जेक्ट को बैठने के लिए अपने वॉल्यूम, जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना पानी उस जगह से हटाना पड़ेगा, उतनी ही वॉल्यूम का पानी उस जगह से हटाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? ये है बायोंट फोर्स। अब ये तो थी कि ये तो समझ में आ गया कि जितना पानी जितना वो ऑब्जेक्ट होगा उसके वॉल्यूम के जितना ही पानी जो है डिस्प्लेस होगा। ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया। अब बात आती है कि बायोंट फोर्स होता किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो मैं यहां से लिखवा देती हूँ। बायोंट फोर्स बेटा आता है मेरा रो जी H. वी। वॉल्यूम वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम बताओ क्या लिखोगे, V naught. वॉल्यूम क्या लिखूं, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड, है ना, कि जो वॉल्यूम पानी के अंदर है ऑब्जेक्ट का, वही लिखोगे। तो बायोंट फोर्स का फॉर्मूला आया रो जी वी। थोड़ा सा और पढ़ाती हूँ आगे, चलो। तो बायोंट फोर्स का फॉर्मूला लिखो, रो जी वी। वी क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ Object ऑब्जेक्ट in water. इनसाइड द वाटर। वी इन लिख सकते हो यहाँ पे, वी इन। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर इसके बाद आता है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज क्या कहते हैं, देखो अभी और चीजें भी सिखा देते हैं, पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं कि देखो ये पानी ऊपर तक लबालब भरा हुआ है, हेलो, ये पानी यहाँ तक लबालब भरा हुआ है। जैसे ही ये मास इस पानी में डिप करोगे, भाई ये मास तुमने पानी में डुबोया, पानी का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने अभी बोला है कि जितना ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा पानी वहां से खिसकेगा। तो बेटा वहां से पानी खिसकेगा तो पानी अपने आप की वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए कहाँ की तरफ बढ़ेगा, पानी ऊपर की तरफ। देखा होगा ना तुमने, भाई पानी में कंकड़ डालते हो तो पानी ऊपर क्यों आता है। कौन बदतमीज है ये, हाँ? 1 मिनट में क्लास से बाहर निकाल दूंगी और स्कूल में कंप्लेंट हो जाएगी तुम्हारी में, वो अलग। सब ट्रैक हो जाता है, कौन बच्चा आ रहा है, कौन कहाँ क्या किस आईडी से ज्वाइन कर रहा है, बहुत टीम होती है पीछे। ठीक है, 1 मिनट नहीं लगेगा अगर मैंने कंप्लेन आगे एस्केलेट कर दी तो। स्कूल से अलग निकाले जाओगे। ये जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं स्कूल से ओरिएंटेड चल रहे हैं, समझ में आ गई? तो ये यहाँ पर आके ये फालतू की ये जो हरकतें करते हो ना, ये करना बंद कर दो। फिजिक्स की में नहीं चलेगा ये सब।
ठीक है, तो जैसे ही बेटा इस लिक्विड में आप मास कोई भी ऑब्जेक्ट डिप करोगे तो पानी ऊपर की तरफ आएगा, सबको पता है, वो कौवे वाली कहानी सबने सुनी है ना, कि पानी थोड़ा मैम पानी का लेवल कम होता है, वो उसमें क्या करता जाता है, पत्थर पत्थर डालता जाएगा तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। तो यही रीजन है। तो पानी का लेवल जैसे ही ऊपर आएगा, तो मैंने यहाँ देखो, हमने यहाँ क्या लगा दिया, हमने यहाँ पर एक पाइप लगा दी। तो जैसे ही पानी ऊपर आएगा तो पानी यहाँ से क्रॉस होके इस बकेट में यहाँ गिर जाएगा, और हम क्या करते हैं, फिर फटाक से इस लिक्विड का वेट मेजर कर लेते हैं, इस लिक्विड का वेट मेजर करेंगे। वेट मेजर कर लेते हैं, और यही बाउंड फोर्स के बराबर आता है। ठीक है, तो mg यानी तुम्हारा जो लिक्विड का वेट है इक्वल्स टू बाउंड फोर्स, ये बाउंड फोर्स के बराबर भी आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्लोटिंग और सिंक की। कोई ऑब्जेक्ट क्यों डूबता है और कोई ऑब्जेक्ट क्यों फ्लोट कर जाता है। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं ना सिंक कर जाते हैं, कुछ आराम से तैरने लगते हैं। क्या क्या कंडीशन होती है, बताओ क्या रीजन होता होगा, कुछ तो रीजन होता होगा। मैम डेंसिटी। हाँ, वेरी गुड, डेंसिटी इज द रीजन। कैसे, डेंसिटी कैसे, मैम अगर वाटर की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो डूब जाएगा, और कम होगी तो नहीं डूबेगा। ठीक है, तो पहला केस डिस्कस करते हैं फ्लोटिंग का, कि कोई भी चीज अगर तैर रही है तो क्यों तैर रही है। देखो, मान लो हमारे पास यहाँ पर पूरे में लिक्विड भरा हुआ है यहाँ तक, तो ये होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये आधा अंदर है आधा ऊपर है, तो यानी ये कौन सा केस हो गया, फ्लोटिंग का। ये मान लेते हैं डेंसिटी है कुछ इस बॉडी की डेल्टा बी। तो यहाँ पर किसकी डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी कंपैरेटिव टू ऑब्जेक्ट ज्यादा होगी ना। बॉडी लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिख लो। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो लिक्विड है उसका डेंसिटी कंपैरेटिव टू ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ज्यादा है, इसलिए वो चीज नहीं डूब रही है ना। तो ये वाले तो हम वो भी करते हैं, बहुत सारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी कराए जाते हैं कि पानी में नींबू नहीं डूब रहा, पानी में नींबू डूब रहा है। पहले तो देखो, अभी बताती हूँ। दूसरा केस होता है सिंकिंग का, सिंक कर गई बॉडी। सिंकिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरेगा। सिंक है, सिंक मतलब डूब गया। ऑब्जेक्ट अब पानी के अंदर चला गया ना, सिंक हो गया। अब तैर तो पहले रहा था, अब ये डूब गया। अब डूब गया तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ये मेरे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो लिक्विड से ज्यादा हो गई, इसलिए डूब गया। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, कि मान लो एक गिलास में पानी लिया, उस एक गिलास पानी में नींबू डालो, रस नहीं डालना, साबुत नींबू डालना है। तो साबुत नींबू डालोगे तो नींबू क्या होगा, नींबू डूब जाएगा, है ना, नींबू डूब जाएगा। फिर एक काम करना कि फिर एक गिलास लेना, उस गिलास में 2 चम्मच नमक डालना, 2 चम्मच 3 चम्मच नमक डालना, फिर उसमें नींबू डालना। फिर देखना नींबू अब की बार डूबेगा नहीं, अब की बार नींबू तैरेगा। क्यों तैरेगा, क्योंकि आपने उसमें नमक डाल के उसकी लिक्विड की डेंसिटी को बढ़ा दिया। जब आपने उसमें नमक डाला तो लिक्विड की डेंसिटी बढ़ गई। तो जैसे ही लिक्विड की डेंसिटी बढ़ गई तो नींबू क्या करेगा, नींबू तैरेगा, फिर नींबू तैरेगा। ठीक है, तो यही चीज होती है फ्लोटिंग और सिंकिंग के केस में। चलिए, अब मान लो अगर मेरी पास हमारी बॉडी फ्लोट कर रही है, तो इस फ्लोटिंग बॉडी पर क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं पहले। बेटा, इस बॉडी पर नीचे की तरफ कौन सा वेट लग रहा होगा, mg। वेरी गुड। इस बॉडी का वेट, बेटा इस बॉडी का वेट mg है ना, ये याद रखना, ये पूरी बॉडी का वेट है। ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स
FB। तो यहां से बायोंट फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर। क्यों, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हुई ना, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हुई ना कि बॉडी तैर रही है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, फोर्स बैलेंस्ड है। तो बायोंट फोर्स mg के बराबर आ गया। बायोंट फोर्स अभी पढ़ाया था, क्या था बायोंट फोर्स का फॉर्मूला, रो जी वी, रो जी वी, रो जी वी, ये याद करना है, रो जी वी वी इक्वल्स टू mg। अच्छा, रो क्या है, रो किसकी डेंसिटी है बेटा, वाटर लिक्विड की। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कौन सा Yes, लेना है, अच्छा object। मुझे बताओ, यहां से बताना कौन सा वॉल्यूम लोगे, ठीक है। और या फिर तो बताओ, ग्रीन वाला वॉल्यूम लेना है कि येलो वाला, ग्रीन वाला। या टोटल, या दोनों का मिला के लूंगी, ओनली ग्रीन ग्रीन वाला, ओनली वॉल्यूम ऑफ इनसाइड, इसीलिए यहाँ पे बार बार मैं इनसाइड टर्म का यूज कर रही हूँ। तो सिर्फ जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, उस पूरे ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम से लेना देना नहीं, जो वॉल्यूम अंदर है उससे लेना देना है। तो बायोंट फोर्स रो LGB के बराबर है, और ये किसके बराबर है, mg के बराबर। इसको देखो और क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड g, वॉल्यूम ऑफ इनसाइड, इक्वल्स टू मास कैसे लिख सकते हो बेटा, मास m किसके बराबर है, लिख भी देती हूँ, m किसके बराबर है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये इसका मास है। तो मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। रो वी, वॉल्यूम इंटू जी। अब मुझे बताओ ये डेंसिटी किसकी आएगी, ये वाली डेंसिटी, ये तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है ना, क्योंकि अब की बार मास किसका लिया है आपने, बेटा मास क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है। तो मास, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला हो जाएगा रो वी। लेकिन अगर ये मास ऑब्जेक्ट का है तो डेंसिटी भी किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की। वॉल्यूम किसका होगा, ऑब्जेक्ट का इंटू जी। अब मुझे बताओ, ये जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम आएगा कि आधा वॉल्यूम आएगा, क्योंकि अब ये मास है ना, टोटल मास, टोटल मास है तो वॉल्यूम भी क्या लेनी है, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम टोटल लेंगे। रो नॉट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, ठीक है। तो जी से जी मर गया, यहाँ क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनसाइड इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये इक्वेशन है, यहाँ से तुम्हारे पास बहुत फॉर्मूले बनते हैं। ये इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है ना। आई थिंक समझ तो आई गई होगी, बोलो समझ में आई। यस मैम, अब सिंकिंग की बात करें कि सिंकिंग में क्या होगा, सिंकिंग में बताओ क्या हो रहा है, बोलो। सिंकिंग में देखो, ऑब्जेक्ट पर एक तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, वेट mg, ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स। अब अगर ये दोनों फोर्स बैलेंस होते तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट सिंक ही नहीं कर रहा होता। इसका मतलब ये फोर्स बैलेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ डूब रहा है, इसका मतलब नेट एक्सीलरेशन कहाँ आई है ऑब्जेक्ट की, नीचे डाउनवर्ड्स में है ना। सिंकिंग का मतलब है ऑब्जेक्ट नीचे धीरे 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 नीचे डूबता हुआ जा रहा है, नीचे डूबता हुआ जाएगा जब तक उसको सतह नहीं मिल जाएगी। तो ऑब्जेक्ट की नेट एक्सीलरेशन कहाँ आ गई, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ फॉर्मूला लगाओगे तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट कितना है बेटा, नीचे वाला फोर्स बड़ा है mg, mg में से क्या घटा दूं, बायोंट फोर्स घटा दूं, ये किसके बराबर आ जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो अब क्या करोगे, एक्सीलरेशन देखो किसके बराबर हो जाएगी, m से डिवाइड कर दो, एक्सीलरेशन आया g माइनस बायोंट फोर्स अपॉन कैपिटल M, यही आ जाएगी एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहां से देखो एक्सीलरेशन सिंकिंग के केस में आई g माइनस बायोंट फोर्स अपॉन में कैपिटल मास। चलो बायोंट फोर्स बताओ क्या लिखोगे जल्दी, रो रो जी वी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड
अब बताओ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टोटल, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड। क्या आपके पास सारा ऑब्जेक्ट अंदर है सिंकिंग के केस में? यस मैम। सारा अंदर है ना, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, पूरा का पूरा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट टोटल, टी से टी लिख रही हूँ तो यहाँ लिख भी लो, वीओटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल लिया है मैंने ये, टोटल, ओके, इनटू जी, करेक्ट, अपॉन मास क्या लिखते हैं अभी बताया था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट फिर से टोटल आना है, वॉल्यूम ऑफ टोटल से वॉल्यूम ऑफ टोटल कैंसिल हो गई, एक्सीलरेशन कितना आया, g माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g। अगर तुम्हें g कॉमन लेना है तो एक्सीलरेशन किसके बराबर आ गया, g1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिंकिंग के केस में तुम्हारी क्या आई, एक्सीलरेशन आई। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। है ना, तो सीधा वही सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहे हैं इसमें, मैकेनिक्स ही तो लग रही है फ्लूइड्स में, बेसिक्स, यस और नो? यस मैम। तो ये हो गया तुम्हारा सिंकिंग का केस। आई होप समझ में आया होगा, पल्ले पड़ा होगा। यस मैम। तो ये बायोंट फोर्स mg, यही था बायोंट फोर्स, इसी mg से रो जी भी आया है। अब मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ रो वी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम वही इनसाइड वाला इनटू जी, तो ये रो जी वी जो आया है यही बायोंट फोर्स यहीं से आया है, ठीक है, रो जी वी। किसने बताया, ये आर्किमिडीज ने। गॉट इट? तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है इट इज द नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी। तो सही बात है, जब भी पानी में जाते हो तो अपनी आपकी बॉडी हल्की फील करती है, बॉडी लाइट फील करती है जब पानी में जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वाटर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है। तो या तो आप आधे इमर्स हो या पार्शियली या फुली, कैसे भी इमर्स्ड हो जाएं, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जिसे बायोंट फोर्स कहते हैं। प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये फोर्स लगता है, ठीक है, ओके। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाई दिया है, क्या कहता है, बायोंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। यही सिखाया था कि जैसे इसको अंदर करोगे पानी बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि यही पानी डिस्प्लेस हुआ होगा इस पानी की, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाने की वजह से। तो बायोंट फोर्स रो जी वी के बराबर आता है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो सब बैठ के फटाफट। थ्री एच बाई 4 पार्ट अंदर है और टोटल हाइट h है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इतनी है, तो डेंसिटी ऑफ रॉड क्या होगी? तो अभी क्या निकल के आया था एक फॉर्मूला। तो ये सिंकिंग का केस है कि फ्लोटिंग का? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का। तो फ्लोटिंग में क्या आया था लास्ट में, वॉल्यूम इनसाइड मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वॉल्यूम टोटल मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रॉड है, तो डेंसिटी ऑफ रॉड। इनसाइड वॉल्यूम कितना है भाई, 3h बाई 4। वैसे तो लेंथ है, तो कहीं ना कहीं रॉड है तो यही बनेगी, है ना, एरिया इंटू हाइट। एरिया तो सेम ही रहेगा हर पार्ट का, है ना, तो एरिया एरिया क्या, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया तो बेटा सेम ही आएगा हर पॉइंट का, देखो, है ना, ये हाइट अलग है। तो इनसाइड कितनी हाइट है, 3h बाई 4। लिक्विड की डेंसिटी रो एल दे रखी है, टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट h मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ रॉड। h से h कट गया, तो रॉड की डेंसिटी कितनी आई, 3/4 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, 3/4 रो एल। ऑप्शन नंबर बी ठीक है ना। तो ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा मुझे ये वाला क्वेश्चन बता दो, अगर जिसने ये क्वेश्चन बता दिया, ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स होंगे, यस मैम। वाटर लेवल के साथ क्या होगा, इंक्रीज।
एक सेकंड, कमेंट ऑन द वाटर लेवल इफ आइस मेल्ट ड्यू टू हीटिंग। मैम रिमेन सेम रहेगा। क्यों सेम क्यों रहेगा? एक्सप्लेनेशन भी दो। मैम बिकॉज ग्लेशियर ने भी तो वाटर में वो लिया है, एरिया कवर किया है। हाँ, क्योंकि ग्लेशियर ने इनसाइड अपनी वॉल्यूम ऑलरेडी कवर करके रखी है ना। वो वॉल्यूम देखो, जो इनसाइड वाला जो ग्लेशियर है उसने अपना वॉल्यूम ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा है ना। तो वो जब पिघलेगा तो वही तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जो उसने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा है। यस और नो? तो इसलिए वाटर क्या रहेगा? Same. Remain. रिमेन सेम। ठीक है। ठीक है, जो फ्लोटिंग आइस होगी, तो फ्लोटिंग आइस जब मेल्ट होती है तो पानी का लेवल हमेशा रिमेन सेम रहता है, ये याद रखना है। तो आंसर शुड रिमेन सेम। सी ऑप्शन, वेरी गुड। उसके बाद आता है स्टीम लाइन फ्लो। क्लास कितने बजे तक है? 6 से 7:15 है ना, 15 मिनट और। सुनो, हेलो, Yes, मुझे ma'am. बताओ इस चैप्टर में अभी तक तुमने जितना पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है? No, No, ma'am. ma'am. नो मैम। कोई भी दिक्कत नहीं है? ठीक है। फिर आता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है बताओ? स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब है कि पानी या कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड इस तरीके से फ्लो करेगा कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। जैसे मान लो मेरे पास ये इस तरीके से है वाटर का फ्लो, मैंने ये पॉइंट पकड़ा ए, मैंने एक पॉइंट पकड़ा बी, एक पॉइंट पकड़ा सी। मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के पास वेलोसिटी v1 है, बी पॉइंट के पास वेलोसिटी v2 है, सी पॉइंट के पास सपोज करो वेलोसिटी v3 है। अब इस ए पॉइंट से कितनी बार भी फ्लूइड पास करेगा, चाहे कोई भी फ्लूइड हो, जब यहां से पास करेगा तो हर मॉलिक्यूल के पास क्या वेलोसिटी रहनी चाहिए? v1 ही रहनी चाहिए। ठीक है। सिमिलरली बी पॉइंट से अगर कोई भी फ्लूइड का कोई भी मॉलिक्यूल पास करता है उसके पास भी v2 वेलोसिटी होगी। सिमिलरली फॉर सी पॉइंट। तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। द फ्लो इन विच ऑल फ्लूइड मॉलिक्यूल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट हैव द सेम वेलोसिटी। तो सेम वेलोसिटी के साथ फ्लो करे उसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना। जो टैप वाटर होता है, जैसे टैप ओपन करते हो तो वो कैसा फ्लो है? टैप वाटर का फ्लो, वो भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना, वो भी स्ट्रीमलाइन है। लेमिनार फ्लो क्या है? इट इज द फ्लो इन विच लिक्विड फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ। देखो लेमिनार फ्लो क्या होता है? लेमिनार फ्लो होता है जैसे ओशियन है ना, ओशियन का जो फ्लो होता है, ओशियन की जो वेव्स होती हैं उनको हम लेमिनार फ्लो बोल सकते हैं। कैसे? जो एकदम सरफेस वाली लेयर है उनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, सपोज करो यहाँ पर वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, उससे नीचे वाली जो लेयर है वो फ्लो कर रही है ओनली 30 मीटर पर सेकेंड से, उससे नीचे वाली जो लेयर है वो सिर्फ फ्लो कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, फिर नीचे वाली जो लेयर है वो फ्लो कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। यानी इस तरीके से ये लेवल्स बना के रखे हैं।
है ना। तो हर लेयर की जो वेलोसिटी है, हर लेयर की वेलोसिटी एक अलग वेलोसिटी है, और जो ये लेयर्स हैं आपस में कभी भी मिक्स नहीं होंगी। यानी लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, लेयर डी, ऐसा नहीं होगा कि ए ऐसे बी में मिक्स हो गई, है ना। ऐसे कभी भी ये लेयर्स मिक्स नहीं होंगी, तो इसलिए इसका नाम क्या है, लेमिनार फ्लो। तो कभी भी मिक्स नहीं होगा, और वाटर लेवल क्या हो, इन दोनों के बीच में क्या होगा, देयर शुड बी ए डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, हर लेयर की एक अलग वेलोसिटी होगी, ठीक है। इसको और हम क्या बोलते हैं, dv बाय dl, और इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, कि हर मीटर पर सेकंड पे मान लो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। मान लो ये जो सेकंड लेयर है मुझे कितने मीटर पे मिलती है, 1 मीटर पर मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है बताओ। हर 1 मीटर पर वेलोसिटी कितने से कम हो रही है, 1 मीटर पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है या चेंज हो रही है, लिख सकते हैं, चेंज हो रही है, हाँ या ना, हेलो। इसी को क्या बोला है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, यानी लेंथ के हिसाब से या हर लेंथ के हिसाब से वेलोसिटी कितने मीटर पर सेकंड से चेंज हो गई। तो देखो ए पॉइंट पर 40 थी, जैसे ही बी पर आए, अब मान लो ए से और बी के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, बी से सी में 1 मीटर का डिस्टेंस है, सी से डी में 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे 1-1 मीटर नीचे आते जाओगे तो वेलोसिटी कितने से कम हो रही है, हर बार 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको वेलोसिटी प्रोफाइल भी बोला जाता है। तो पहले बात ये समझ में आओ कि वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आया क्या है, लेमिनार फ्लो समझ में आया, यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। टर्बुलेंट Yes, फ्लो ma'am. ऐसा होता है जिसका कोई भी इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है, ठीक है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कुछ भी चढ़ सकता है ना, एकदम आवारा फ्लो है ये, है ना, आवारा फ्लो बोल सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, इसकी कोई स्टडी नहीं है, टर्बुलेंट फ्लो, इसका कोई स्टडी नहीं होता। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ेंगे हम लोग। इसमें एक चीज और ऐड कर देती हूँ लेमिनार फ्लो में। तो लेमिनार फ्लो में एक होती है हमारे पास यूनिफॉर्म प्रोफाइल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोफाइल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोफाइल का मतलब है कि हर मीटर पर सेकंड पे यहाँ पर जो वेलोसिटी का चेंज है सेम है ना, 40, 30, 20, 10, यानी जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है या वेलोसिटी ग्रेडियंट है यहाँ कांस्टेंट है, करेक्ट। वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट है ना, कितना, 10 मीटर पर सेकंड, यानी हर 1 मीटर पर कितने से चेंज हो रही है वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 मीटर पे जाके बेटा 5 मीटर से सेकंड से चेंज हो रही हो, फिर अगले 1 मीटर पे 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही हो, फिर अगले 1 मीटर पे जाके 1 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही हो। तो जहां पर वेलोसिटी प्रोफाइल यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट ना हो, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट ना हो उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोफाइल। तो दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या है इसमें, वेलोसिटी ग्रेडियंट डज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है जी, ये कांस्टेंट नहीं होगी। बात समझ में आ गई। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्या होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बाद बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, 2 टॉपिक हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ लेते हैं कि क्या होती है, ठीक है। क्या होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि, क्या कहती है, कौन बताएगा। सपोज करो हमारे पास ये वाटर ट्यूब है, गिवन है, देखो सपोज करो, पहले यूनिफॉर्म ले लेते हूँ एक ट्यूब, ठीक है, ये एक मेरे पास यूनिफॉर्म ट्यूब है, ठीक है।
अब देखो क्या होगा, जितना पानी यहाँ से आ रहा है, जितना पानी यहाँ एंटर कर रहा है बेटा, उतना दूसरे रीजन से एग्जिट भी तो करना चाहिए, है ना। जितना पानी इस क्रॉस सेक्शन से एंटर करा, उतना दूसरे क्रॉस सेक्शन से एग्जिट भी करना चाहिए। यस और नो? हाँ या ना? तभी तो पानी कंटिन्यू रहेगा ना। Yes, देखो कॉन्टिन्यूटी, कि वाटर रुकना नहीं चाहिए, वाटर कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए। बात ये है कि ये कोई भी लिक्विड है वो कंटिन्यू फ्लो में है। वो फ्लो में कब रहेगा, कि जितना फ्लूइड किसी क्रॉस सेक्शन में एंटर कर रहा है, मान लो मैंने ये कोई क्रॉस सेक्शन कट कर लिया, इस क्रॉस सेक्शन में जितना फ्लूइड एंटर करेगा, इन करेगा, उतना ही फ्लूइड आउट होना चाहिए ना, है ना, उतना ही फ्लूइड आउट होना चाहिए। यही है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब मान लो क्या किया मैंने कुछ इस तरीके से ट्यूब बना दी। देखो ध्यान से, मैंने यहां एरिया इसका छोटा कर दिया। क्या होगा भाई, ये मैंने यहां पर एरिया स्मॉल कर दिया, ये लो। अब हुआ क्या, देखो यहां से मैंने तुमसे कहा कि यहां पर जितना पानी एंटर करेगा, सेम अमाउंट का पानी यहां से एग्जिट करना चाहिए। अब मैंने क्रॉस सेक्शन छोटे बड़े कर दिए, कि एंटर जहां से पानी एंटर कर रहा है वो तो क्रॉस सेक्शन बड़ा कर दिया, लेकिन पानी जहां से लीव कर रहा है उसका क्रॉस सेक्शन छोटा कर दिया। कभी तुमने पाइप को आगे से दबाया है? हेलो, जब हम पाइप को आगे से दबा देते हैं तो पानी की स्पीड बढ़ Yes, ma'am. जाती है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो वो क्यों बढ़ जाती है? वो Yes, इसी ma'am. वजह से बढ़ जाती है कि जितना पानी, अब देखो ये पूरी ट्यूब है, ये ट्यूब तो पूरी यहाँ से शुरू हो रही है ना, जहां से पानी एंटर कर रहा होगा, मान लो तुमने उसे किसी वाटर की जो ट्यूब होती है, तुमने उसे किसी टैप से कनेक्ट कर दिया। अब टैप से पानी आ रहा है, एंटर कर रहा है, पूरा पानी आ रहा है, आ रहा है। तुमने यहाँ से आगे जाके क्या करा, उस पाइप को दबा दिया। पाइप को दबा दिया मतलब तुमने उसका क्रॉस सेक्शन छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। लेकिन अभी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि जितना पानी एंटर करा उतना ही एग्जिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ पानी बाद में आ रहा है, कुछ बाद से जा रहा है, नहीं। तो वो उस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फॉलो कराने के लिए क्या करेगा, अगर तुमने एरिया छोटा कर दिया तो पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, कि मतलब पर सेकंड से पानी ज्यादा बाहर जाने लगेगा। तो जितने समय में जितना पानी एंटर किया था उस ए क्रॉस सेक्शन से, बी से भी उतना ही पानी एग्जिट करेगा। तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। तो यही है, रेट ऑफ फ्लो शुड बी कंजर्व। क्या है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? ये कहती है कि वॉल्यूम का जो फ्लो रेट है, यानी वाटर का जो वॉल्यूम है, उसका समय के साथ जो फ्लो है, यानी डीवी बाई डी की मैं बात करूं, कि मान लो वॉल्यूम पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितना वॉल्यूम वाटर एग्जिट कर रहा है, उतना ही पानी क्या होना चाहिए, एंटर करना चाहिए पर सेकंड के हिसाब से। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, सपोज करो ए पॉइंट का एरिया था A1, यहाँ पर वेलोसिटी थी V1, ये बराबर हो जाएगा बी पॉइंट का एरिया A2, इसका क्रॉस सेक्शन छोटा कर दिया तो इसकी वेलोसिटी V2। बात समझ में आ गई? अगर एरिया घटाओगे तो वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, है ना। एरिया घटाओगे तो वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा। बात सही है? तभी तो पानी एक साथ बाहर जा पाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वेरी गुड। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट शुड बी कंजर्व। तो यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इसके बेस पे तुम्हारे पास ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये तो तुम कर ही लोगे, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। दो एंड बना दिए गए एक ट्यूब के। देखो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये वाला करो। तो देखो कैसे करना है, ये क्वेश्चन आसान है, कि वाटर फ्लो through a pipe with different cross section at its two end. If it enter with velocity 10 meter per second through a large cross section, then find the velocity which it exit through a smaller cross section. तो एंटर कर रही थी तो एरिया A था, वेलोसिटी 10 थी, एग्जिट करने पर एरिया घट गया A/4, तो वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ V2 हो गई। A से A कट गया तो खुद देखो वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड। तो जितने अमाउंट से तुमने एरिया घटाया उतने ही वेलोसिटी बढ़ गई। एरिया को 4 गुना घटा दिया तो वेलोसिटी 4 गुना बढ़ गई। यही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। ये वाला क्वेश्चन देखो,
यहाँ पर पानी को क्या किया तुमने, यहाँ पर वाटर 10 मीटर पर सेकंड से एंटर कर रहा है, ठीक है, यानी वेलोसिटी दे रखी है। अब तुमने यहाँ से इसको दो हिस्सों में बांट दिया, बट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अभी भी रहेगी, एग्जिट और एंटर पॉइंट पे, बीच से मुझे कोई मतलब नहीं है। एग्जिट और एंटर पॉइंट पे यही होना चाहिए, मतलब जितना पानी ए से एंटर किया है ना, इस बी पॉइंट और सी पॉइंट से टोटल पानी उतना ही एग्जिट करना चाहिए पर सेकेंड में, है ना। ए पॉइंट से जितना एंटर किया टोटल मिलाओ बी और सी पॉइंट का। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन दिया है डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट एग्जिट्स द पाइप। तो बेटा 1 की 10 दे रखी है, एरिया तुम्हें a/3 a/4 इसका a, तो यानी 4 × 10 किसके बराबर होगा भाई, 4 × 10 कह रही हूँ, ये एरिया a दिया हुआ, एरिया a × 10 इक्वल्स टू b का एरिया कितना है a/3, उसकी वेलोसिटी नहीं दे रखी, प्लस दूसरे का एरिया a/4 है, देखो a/4 उसकी वेलोसिटी 20 दे रखी है, ठीक है। दूसरे वाले का एरिया ये a/3 दे रखा है, ये देखो, बट इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, यही बनेगी ना इक्वेशन। ए से ए कट गया, ये 10 इक्वल्स टू v/3 प्लस 4 पंजे 20 5, तो ये कितना बच जाएगा, 10 में से v/3 इक्वल्स टू 5, तो वेलोसिटी कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? तो ए और फिर बी और सी पॉइंट पे इकट्ठा लगाओ, तो ए मेरा एंटर पॉइंट है, बी और सी एग्जिट, तो ये एंटर हमेशा बराबर होगा एग्जिट के। क्लियर हुआ? यस मैम। हेलो, मैम बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। तो 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आती है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? बर्नौली थ्योरम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन है बर्नौली थ्योरम। कैसे बोलो? ये पानी है, पानी फ्लो कर रहा है, मान लो मैंने एक पॉइंट लिया ए पॉइंट और यहाँ पॉइंट लिया बी पॉइंट। ए पॉइंट की जो टोटल एनर्जी है वो बराबर होनी चाहिए किसके? टोटल एनर्जी ऑफ बी पॉइंट। जैसे मैकेनिक्स में टोटल एनर्जी लिखते थे, टोटल एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड, तो यहाँ भी एनर्जी जो है लिक्विड की हर एक पॉइंट पे कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी। अब बात आती है कि यहाँ पर टोटल एनर्जी में क्या लिखेंगे। पहले हम क्या लिखते थे? टोटल एनर्जी किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ एक टर्म और ऐड हो जाती है, पोटेंशियल है, Pressure काइनेटिक energy। है, एक टर्म और ऐड हो जाएगी, वेरी गुड। कौन सी एनर्जी बेटा? प्रेशर प्रेशर एनर्जी। एनर्जी। बस, तो यहाँ पर तो अब देखो, ये यहाँ पर एक टर्म और ऐड हो गई, प्रेशर एनर्जी। पहले हम टोटल एनर्जी को किसके, टोटल एनर्जी होती थी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते थे बेटा? mgh, हाइट की वजह से, हाइट की वजह से mgh होती थी। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते थे? हाफ m स्क्वायर। यहाँ पर मास नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिखते हैं यहाँ पर? यहाँ पर लिखी जाती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम करोगे तो देखो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी बन गई ρgh प्लस हाफ ρv²। बात समझ में आ गई? तो ये टोटल एनर्जी यहाँ पर किसके बराबर आई? प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज ρgh प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ ρv²। तो हर पॉइंट पर अगर मेरे पास ये फ्लोइंग फ्लूइड है तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ बर्नौलीज थ्योरम लगेगी, और हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो फ्लूइड की है वो हमेशा कंजर्व रहेगी। ठीक है, ये होती है बर्नौलीज थ्योरम। तो इसकी एप्लीकेशंस है, बाकी थ्योरम इतनी है, एप्लीकेशंस वगैरह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है एवरीवन? यस मैम। हाँ, आई होप समझ में आया होगा कुछ 4 चीजें। बाय 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 एवरीवन। मैम। मैम।